मध्य प्रदेश के मामा अब दिल्ली से, पूरे देश से, दिल्ली के जरिए पूरे देश से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। लेकिन राजनेताओं के बीच पार्टियों से परे यह रिश्ता जुड़ चुका है। वो इस तरीके से कि लाडली बहना स्कीम एक आई। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को पैसे देने की शुरुआत की, कहा कि ये उनकी जरूरतें पूरी करेगा। वो सब अपने भैया के साथ खड़ी रही। अब हर राज्य में इसे एक जरिया बना लिया गया है। कोई भी पार्टी हो जो वादा कर देती है, लाडली बहना, मैया, कोई भी योजना, लेकिन अब मैं कह सकती हूं कि यह शिवराज मॉडल है घोषणा पत्र का। आधी आबादी को पूरा न्याय, ये बचपन से मेरी जिंदगी का मिशन रहा। आपको ध्यान होगा जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि माँ भी कई बार भगवान से प्रार्थना करती थी पैदा हो तो बेटे ही हो, बेटी पैदा ना हो जाए। और सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में तो 1000 बेटों पर 912 बेटियां थी। और तब मुझे लगा कि जब तक जमाना बेटी को बोझ समझेगा तब तक पैदा होने से रोकेगा, इसलिए बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाना चाहिए। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें कल्पना थी कि पैदा होती इतने पैसे उसके अकाउंट में डाल दें कि वो लखपति हो जाए, पढ़ाई के लिए अलग से पैसे मिल जाए। उसके बाद बेटी का विवाह भी बोझ था तो कन्या विवाह योजना बनी। फिर मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को दिया। बहन बेटियों के नाम से संपत्ति खरीदते नहीं थे लोग, तो हमने स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का कर दिया अगर महिला के नाम पर जमीन खरीदी जाए। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना थी, लेकिन लाडली बहना योजना इसलिए नहीं थी कि केवल वोट प्राप्त करने थे। अगर हमारी गरीब बहन को 1000-1500 रुपए की जरूरत भी पड़ती थी तो हाथ फैलाने पड़ते थे, और कई बार हाथ फैलाने पर भी पैसे मिलते नहीं थे। तब मेरे मन में ये विचार आया कि अगर इनका भी अकाउंट हो और उसमें हर महीने पैसे आए जो अपनी मर्जी से निकाल सकें और खर्च कर सकें, तो आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बहनों का सम्मान भी बढ़ेगा। और तब बनी लाडली बहना योजना। पर अब तो दूसरी पार्टियों ने भी देख लिया रास्ता। झारखंड में देखिए ऐलान उनकी तरफ से, बीजेपी ने भी ऐलान किया, पर झारखंड में विश्वास हेमंत सोरेन पे हुआ। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है। मैं केवल 2 बातें कहूंगा। एक, ये योजना ये सिद्ध करती है कि आज भी बहनों को पूरा न्याय नहीं मिला। 1000 रुपए के लिए परेशान रहती हैं। मैं गरीब बहनों की बात कर रहा हूं, और इसलिए जिसने दिया वो उसके साथ ईमानदारी से हो गई। मैंने इस योजना के बारे में, योजना बना के जब बहनों से पूछा कि जिंदगी में परिवर्तन क्या आया, तो बहनों ने जो जवाब दिया उसका भाव एक ही था कि भैया घर में भी हमारी इज्जत बढ़ गई है, अब तो सास भी बहुत प्रेम से बोलती है और पति के भी तेवर बदल गए। अच्छा, आपको मध्य प्रदेश में और उसके बाहर भी मामा कहा गया, आप लाडली बहनों के भाई भी रहे। आपको हाल में उपराष्ट्रपति जी ने कहा किसानों के लाडले। आपको लगता है इतना आसान होगा किसानों का लाडला बनना? खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। पूरी शिद्दत से, पूरी कर्मठता से और पूरी मेहनत से मैं करने की कोशिश करूंगा। कृषि एक ऐसा काम है जिसमें कई तरह की जटिलताएं हैं, लेकिन उनको कैसे आसान बनाएं, इस काम में हम जुट गए। शिवराज जी, जब उन्होंने ये बातें कही, जगदीप धनखड़ जी को बहुत घेरा जाता है इस बात को लेकर कि वो सत्ता पक्ष पर सॉफ्ट हैं, और आजकल बहुत ज्यादा हंगामा इसको लेकर चल रहा है। पर मंच से उन्होंने जो बातें कही थी, उन्होंने कहा कि मुझे कृषि मंत्री जी कुछ पीड़ा है, अब तक किसानों के साथ पहल क्यों नहीं हुई? भारत विश्व में तो चमक रहा है, पर मेरा किसान परेशान क्यों? वो किसान है, और जो महसूस करते हैं वो दिल पे नहीं रखते, जबान पे आता है उनके। लेकिन कृषि मंत्री बनने के बाद लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने कोशिश की है कि हम धीरे धीरे किसानों की समस्या का समाधान करें।
5 महीने में 13 बड़े फैसले हुए हैं किसानों के लिए। उनके विस्तार में जाऊंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन मैंने तय किया हर मंगलवार को किसानों से मैं यहाँ मिलूंगा दिल्ली में, और फिर मैं किसी भी प्रदेश में जाता हूँ। अभी मैं हरियाणा गया था तो गांव में गया, किसानों से मैंने बातचीत की, और एक नहीं अनेकों प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आए। और ऐसी बात नहीं है कि किसानों के लिए काम नहीं हो रहा है। अब उन्हीं किसानों ने, जब मैं महाराष्ट्र में गया तो बताया कि सोयाबीन के रेट कम हैं, और उसका एक कारण है कि पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर यहाँ आयात हो रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के उनकी बात पे इफेक्टिवली 27.5% कर दी गई। हमको चावल उत्पादक किसान मिले, उनने कहा कि बासमती को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती है। अब जाने दीजिए दुनिया में भारत का चावल दिक्कत क्या है। हमने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी। प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी। प्याज के दाम किसान को ठीक नहीं मिल रहे थे। किसानों ने बात की, घटा के हमने इफेक्टिवली उसको 20% कर दिया। सोयाबीन खरीदने का हमने फैसला किया जब रेट नीचे आए, और किसानों ने कहा कि उसमें जो मॉइस्चर नमी होती है वो 12% में काम नहीं चलता। मापदंड था 12% से ज़्यादा मॉइस्चर वाला सोयाबीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नमी ज़्यादा है। तो किसानों ने कहा, हमने बढ़ा के 15% कर दिया। तो जब जब किसानों के सामने समस्या आई, उसके समाधान के ईमानदार प्रयास किए। पर इसमें एक विरोधाभास लगता है शिवराज जी। पंजाब से आगे बढ़ते हुए किसान जो कहते हैं कि हम दिल्ली पैदल मार्च करेंगे, वो कभी कहते हैं कि हम अब कूच कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हमें रोका गया तो हम अलग अलग राज्यों में रैलियां, इसकी ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे। वो कह रहे हैं आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं उनसे, आप कह रहे हैं कि आप किसानों से संवाद कर रहे हैं। मैं तो लगातार संवाद कर रहा हूँ। मैं उदाहरण बता सकता हूँ, किसान संगठनों के नाम बता सकता हूँ, और आज भी एजेंडा आज तक के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आपकी समस्या के समाधान के लिए कृषि मंत्रालय के भी और दिल के दरवाजे भी खुले हुए हैं। जो चीज की जा सकती है, जो हो सकती है किसानों के हित में, वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने की कोशिश की है। देखिए, किसानों की आय बढ़ाना है। हमारी एक रोड मैप हमने बनाया है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी के हाथों 109 नई वैरायटी फसलों की 109 नई किस्में रिलीज की, जो ज़्यादा उत्पादन देगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं। मैकेनाइजेशन खेती का किया जा रहा है। उत्पादन की लागत कम करना है, दूसरा प्रयत्न करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी में बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस साल बजट में 1,64,000 करोड़ का प्रावधान था। पिछले साल 1,94 करोड़ खर्चा हुआ है, और इसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो सरकार लगातार बढ़ाती जाती, ताकि उत्पादन की लागत घटे, सस्ता खाद उनको मिले। किसान सम्मान निधि इसी का प्रमाण है। किसान को कम ब्याज की दरों पर कर्जा देना, इफेक्टिवली 4% ब्याज लगता है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर। एक नहीं, मैं दर्जनों ऐसे काम गिना सकता हूं। किसान को उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए लगातार एमएसपी में वृद्धि की गई। अगर आप 2004 से लेकर 14 तक एमएसपी देखेंगे तो उससे अब दुगनी से ज्यादा, कई जगह तो 2.5 गुनी ज्यादा एमएसपी हो गई। और खरीद की बात भी अगर आप करें, मैं कहना चाहता हूं, खरीद की बात भी आप करें तो कई फसलें ऐसी, मैं केवल दालों की बात करना चाहूंगा। दलहन की खरीद जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी। हमने 1,70 लाख मीट्रिक टन खरीदी। आज भी हमने तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% पूरी की पूरी खरीदेंगे। हम दाल खरीद रहे हैं, हम गेहूं खरीद रहे हैं, हम धान खरीद रहे हैं, मिलें गन्ना खरीद रही है, कपास खरीद रहे हैं। 24 फसलें खरीदने का काम हो रहा है एमएसपी पर। गेहूं और धान जैसी फसलें, या फिर जिन फसलों का नाम आपने लिया, उसके अलावा क्या ये जो गारंटी है वो सभी फसलों पर हो सकती है? दूसरी चीज, आपने कहा कि फार्म प्रोड्यूस को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, ये मोदी की गारंटी रही है, मोदी सरकार की गारंटी रही है, पर लीगल गारंटी चाह रहे हैं जो किसान हैं। मैं तो अभी आपको बता रहा हूं कि एमएसपी पर खरीद लगातार जारी है। अभी सोयाबीन की खरीद चल रही है। दालों में आप देखेंगे, तुअर जैसी दाल तो खरीद हम इसलिए नहीं पाते कि एमएसपी अगर कम कीमत होती है तो कम कीमत के लिए एमएसपी है। कई बार एमएसपी से ज्यादा दाम होते हैं
इसलिए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने दलहन हो, तिलहन हो, जितनी भी फसलें हमने खरीदने का काम किया, आगे भी करेंगे। जो अधिसूचित फसलें हैं उनको हम खरीदने का काम करते हैं। सोयाबीन मैंने बताया, अभी हम खरीद ही रहे हैं, 6 लाख मीट्रिक टन हमने खुद सोयाबीन खरीदा है। हाँ, खरीदने के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती है, उनका पालन करना होता है। मध्य प्रदेश में रहते हुए आपने मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड कराया था। एक तरह से कहें तो देश में एग्रीकल्चर का पावर हाउस वो बना। बहुत सारे फसल रहे आपके, सोयाबीन, गेहूं, चना, टमाटर, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें मध्य प्रदेश अग्रणी हुआ। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के किसानों ने, खासकर पंजाब जिसे सबसे बड़ा पावर हाउस माना गया, उसने ज़मीनें खरीदी, वहाँ के किसानों ने आपके क्षेत्र में खरीदी खेती करने के लिए। पर जो आपने मध्य प्रदेश में किया वो एक राज्य के लेवल पर था। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर किसानों की न जाने कितनी समस्याएं हैं और अलग अलग। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर समस्या के समाधान के प्रयत्न किए जा रहे हैं और समाधान हो रहा है। मैं फसल बीमा योजना के उदाहरण दूंगा आपको। पहले फसल बीमा योजना ऐसी थी कि इकाई उसमें मानी जाती थी तहसील, ब्लॉक, मतलब पूरी तहसील में अगर फसल का नुकसान होगा तो किसान को की रिस्क कवर होगी, राहत की राशि मिलेगी। हमने परिवर्तन किया और तय किया कि तहसील नहीं, गांव को इकाई माना जाएगा। स्थानीय आपदा पहले फसल बीमा योजना में थी नहीं, किसानों ने बताया, तो हमने तय किया कि एक खेत में भी अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भी बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। एक नहीं, अनेकों परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और लगातार जब जरूरत पड़ती है हम योजनाओं में भी संशोधन करते हैं और किसान की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब मैं आपके दूसरे कार्यभार की बात करती हूँ जिसके तहत मनरेगा से जुड़ा मेरा सवाल है। आपके विभाग की तरफ से हाल में कहा गया कि वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में ही 56% बजट खर्च हो चुका है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन राज्य कहते हैं, कुछ राज्य कहते हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से सबसे बड़ी शिकायत आई है कि आप लोग तो भुगतान ही नहीं कर रहे हैं समय पर, क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य नहीं है। किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, अगर अनियमितता किसी राज्य में हुई है, अगर मनरेगा योजना है तो गरीबों को रोजगार देने को, मजदूरी देने के लिए है। आप उसका मिसयूज करेंगे, आप योजनाओं का नियम प्रक्रिया के बाहर जाकर, जैसे बड़े काम को उन्होंने छोटे छोटे कामों में बांट के मनपसंद ठेकेदार को दे दिया, लोगों को दे दिया, अपात्र को पात्र कर दिया, पात्र को अपात्र कर दिया। अगर कोई राज्य गलत उपयोग करेगा, मिसयूज करेगा, तो ये पैसा मिसयूज करने के लिए नहीं है। पश्चिम बंगाल ने मिसयूज किया, पश्चिम बंगाल ने इसका दुरुपयोग किया, जांच हुई, जांच में आरोप सही पाए गए, और इसलिए हमने कहा कि जब तक इसको आप ठीक नहीं करते तब तक राशि क्यों देंगे हम। वहां गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ हुई इसलिए रोका वहां। लेकिन पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अभी हमने पैसा दिया है, जहां पैसा ठीक खर्च होता है वहां पैसा देते हैं, लेकिन गड़बड़ के लिए नहीं है पैसा, बांटने के लिए नहीं है पैसा, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। अच्छा, कई और चीज़ें हैं, कई और मुद्दे हैं, और चूंकि आपका अनुभव भी वैसा है, लेकिन हाल में आपने अभी राज्य के चुनाव खत्म हुए, आपने कहा कि कहने के लिए तो मैं कृषि मंत्री हूँ, लेकिन किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ एक कार्यकर्ता की तरह जाकर प्रचार करना होता है। ये दर्द क्या वो एक देश एक चुनाव? मैं सच कहूँगा श्वेता जी, एक नागरिक के नाते मैं सचमुच में बहुत चिंतित हूँ। इस देश में और कुछ हो ना हो, 12 महीने 5 साल लगातार चुनाव जरूर होते रहते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, वो खत्म हुए, 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो गए, वो खत्म हुए तो फिर झारखंड आ गया, हरियाणा आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, महाराष्ट्र आ गया। और उसमें केवल मेरा सवाल नहीं है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी का भी कितना समय जाता है। एक चुनाव आया राज्य में, प्रधानमंत्री जी का समय जाता है, मंत्रियों का समय जाता है, सांसद विधायकों का जाता है। उतना ही नहीं, विकास बाधित हो जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है, दूसरे देश के अधिकारी भी ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, तो इस प्रदेश में भी काम ठप हो जाता है। फिर जनता का पैसा खर्च होता है, चुनाव आयोग का पैसा भी क्या, जनता का पैसा है। फिर राजनीतिक दल पैसा खर्चा करते हैं। आप देखिए, प्रगति और विकास पूरी तरह से बाधित हो जाता है। और इसलिए मैं तो अंतरात्मा से ये चाहता हूं कि 5 साल में एक बार विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होने चाहिए, संविधान में संशोधन करके। ये हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति को बाधित कर रहे हैं।
फिर नए नए वादे करने पड़ते हैं, हर 6 महीना में फिर वादे करो, फिर वादे करो। और इसलिए मैं मानता हूं कि देश के हित में है 5 साल में केवल एक बार चुनाव होना चाहिए। तार्किक है, व्यवहारिक है, एकदम व्यवहारिक है। संविधान में संशोधन करो, एक साथ कर दो, दिक्कत क्या है? अव्यवहारिक क्यों हुआ था? अव्यवहारिक इसलिए हुआ था कि पहले तो लोकसभा विधानसभा के साथ ही चुनाव होते थे। ये कांग्रेस ने अपने समय में कई विधानसभाएं, सरकारें भंग, विधानसभा भंग करके इनको अलग अलग कर दिया। अब आप संविधान में संशोधन करें, जिनके चुनाव अब जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये नवंबर दिसंबर में होते हैं, लोकसभा के होते हैं मार्च अप्रैल में। आप कार्यकाल बढ़ा दो 4 महीने, जिनका अगले साल होने वाला उनको थोड़ा पीछे कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए ना, यही तो विपक्ष कह रहा है ना, सदन में जब चर्चा चल रही है यही तो कह रहे हैं कि अगर इनको 400 पार आ गया होता तो यही तो संविधान बदल देते एक एक करके। संविधान का जितना आदर नरेंद्र मोदी जी करते हैं और कोई नहीं करता राजनेताओं में। संविधान उनके लिए सबसे वंदनीय या पूजनीय कहिए, क्योंकि संसद में भी गए तो सबसे पहले संविधान को ही प्रणाम किया उन्होंने। ये झूठे आरोप है, भ्रम फैलाना और झूठी बात कहना, एक ही झूठ को बार बार दोहराना, ये इनकी रणनीति थी। जनता समझ गई, इसलिए हरियाणा में भी साफ हो गए, महाराष्ट्र में भी साफ हो गए। शिवराज जी, एक बात सच सच बताइए, एक होते हैं वो वादे जो किए जा रहे हैं, एक होते हैं जो नारे जो दिए जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। ये नारे कितने निर्णायक रहे जीत में, और क्या इस तरह के नारों का इस्तेमाल सही रहा? देखिए, एक है तो सेफ है, इसमें कौन सी गलत बात है? एक रहेंगे, संगठित रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और भारत ने तो हमेशा एकता पर जोर दिया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती आत्मवत सर्वभूतेषु अयम निजम परो वेत्ति गरुणालघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना। ये तो भारत का मूल मंत्र रहा है, इसलिए एक है सब तो सेफ है। नहीं, इसीलिए ये ना, क्योंकि किसी पर आक्षेप हो जाता है साथ में। आप किसके खिलाफ एक होने के लिए कह रहे हैं? आप पूरे देश को एक होने के लिए? देश एक होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? या अपने वोट बैंक को एक कर रहे हैं कि सारे हिंदू एक साथ रहो? देश एक रहे तो देश सेफ रहेगा, सेफ रहेगा। अच्छा, मैं आपकी कृषि मंत्री की भूमिका पे ही लौट रही हूँ। आप वैसे जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। आप जरा बाजार में भाव वगैरह, मंडी में सब्जी वाले का, सब्जी की चीजें आपको पता रहती हैं, क्या भाव चल रहा है? मैं रोज भाव पता करता हूँ। इस समय फूल गोभी 58 रुपया किलो है। रुकिए, मुझे 30 रुपया किलो है। नहीं, रुकिए। प्याज 35 रुपया किलो बिक रही है। आलू भी 33-34 रुपया के आसपास है। लगातार भाव पता करता रहता हूं मैं। लेकिन एक तकलीफ है मेरे मन में, बड़े शहरों में तो ये महंगा बिकता है, लेकिन किसान जो अपने खेत में पैदा करता है उसको इतने दाम नहीं मिलते। इसलिए हमने एक और योजना बनाई है। रेवंत जी भी बैठे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि अगर गांव में कोई किसान अपना आलू, टमाटर, प्याज जैसी सब्जियां पैदा करता है और अगर कोई संस्था, नेफेड हो या राज्य की संस्था हो, वो खरीद के शहरों में पहुंचाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उनको सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ताकि बड़े शहरों में सस्ता मिल जाए, ठीक दाम पे मिल जाए और किसानों को ठीक दाम मिल जाए। अकेला किसान ट्रांसपोर्ट करके नहीं ला सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट काफ़ी होती है। तो ये जो बारीक चीज़ें भी जो हमें समझ में आई, हमने करने का प्रयत्न किया है, ताकि गांव में भी उसको कम दाम पर ना बेचना पड़े और शहर के लोगों को भी थोड़ा सस्ता मिल जाए। ये वाकई बहुत समय से इस चीज़ की बात चल रही है। मिडिलमैन की बात होती है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, मौसम की मार। इस बार तो जिस तरीके से मौसम परिवर्तित हुआ है पूरे देश में, उससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई अप्रत्याशित समयों में नजर आती है। क्या ये अतिरिक्त चुनौती दे रही है सरकार? नहीं, ये चुनौती तो है। दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक बदलते मौसम के कारण कई बार किसान को नुकसान होता है और डिमांड और सप्लाई की नीति भी कई बार काम करती है। बम्पर उत्पादन हो गया तो कीमतें घटती है। इसलिए तो एमएसपी जैसी व्यवस्था और मौसम की मार से अगर फसल खराब हो जाए तो हमने पीएम आशा जैसी योजना भी बनाई है कि जिसमें हम किसान के नुकसान की भरपाई करने का प्रयत्न करते हैं, अन्नदाता की आय का संरक्षण हो, इस बात का हम प्रयास करते हैं। हमने एक योजना और बनाई है विशेषकर तिलहन के लिए कि अगर कम दाम पर तिलहन बिकता है तो राज्य सरकारें अगर चाहें तो जो मॉडल रेट है,
मॉडल रेट, एवरेज जो रेट निकलता है और एमएसपी की कीमत में जो अंतर है, तो उस अंतर को वो किसान के खाते में डाल सकते हैं। 50% पैसा केंद्र सरकार देगा, 50% राज्य सरकार दे, और हम किसान को ठीक दाम बिना फसल खरीदे भी दे सकते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ चुनौती है, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, वहाँ समाधान करने का लगातार प्रयत्न जारी है। ये प्रयत्न मोदी जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। अन्नदाता सुखी भवः, ये हमारा मूल मंत्र है, इस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। कि अन्नदाता सुखी तो सब सुखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि जो समाधान का प्रयास है वो समाधान पूरे देश के किसानों तक पहुंचे, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आज तक को भी बहुत बहुत धन्यवाद।